आपको कुछ ऐसे मूल मंत्र बताने वाला हूं जिसके बाद कि आपको शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी एडवाइज़र के टिप का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप खुद किसी भी कंपनी के शेयर्स की पूरी इवैल्यूएशन कर सकते हैं और खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेयर खरीदना है या कौन सा शेयर जो कि आपने पहले से खरीद के रखा है उसको बेच सकते हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, अभी इंडियन शेयर मार्केट में दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, एक तो निफ्टी और दूसरा सेंसेक्स। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने वाली 50 सबसे बहुमूल्य कंपनियों के शेयर्स का कंबाइंड इंडेक्स है, जो कि उनकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है शेयर मार्केट पे। सिमिलरली सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने वाली 30 सबसे बड़ी कंपनियों का कंबाइंड इंडेक्स है। तो अगर आप इन दोनों इंडेक्स को ट्रैक करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपको ये पता चल जाएगा कि आज की डेट में शेयर बाज़ार जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, और आपको ये पता चल जाएगा कि कब सही समय है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए इवैल्यूएशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बताऊंगा कंपनीज की इवैल्यूएशन करने के लिए, जिसके बेसिस पे आप बेस्ट कंपनीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त हैं। इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारी लिस्टेड कंपनीज की अपडेटेड जन्म कुंडली आपको चाहिए, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्चे के, तो वो कैसे मिल सकती है। तो इसके पहले कि मैं फंडामेंटल्स की डिटेल्स में जाऊँ, मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी तन्मयता से बिना एक भी सेकंड मिस किए देखा, आपको भविष्य में किसी भी एडवाइज़र के टिप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपको किसी भी सीए के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है किसी कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स को समझने के लिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अभी उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जिस तरह के ला सकें आपके लिए। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे जो भी फंडामेंटल इंडिकेटर्स है उसकी लिस्ट। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं एक एक इंडिकेटर को आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर से, जो कि पीई रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना प्राइस लगा इन्वेस्टमेंट का, उस पर हम कितनी कमाई कर सकते हैं, कितना अर्निंग हो सकता है। कंपनी का अगर पी रेशियो निकालना है तो आप कंपनी का मार्केट कैप उठाइए, उसको आप ग्रॉस अर्निंग से डिवाइड कीजिए, आपको कंपनी का पी रेशियो निकल के आएगा। इसका सिंपल सा हिंदी में समझाऊँ तो कितना लगाया और कितना कमाया, इन दोनों को कंपेयर करिए, जो रेशियो निकल के आती है उसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं। अगर इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूं तो आपको 1 रुपया अगर कमाना है मार्केट से, एक पार्टिकुलर शेयर से, एक पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से, उसके लिए आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, ये रेशियो हमें ये इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। अब आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इस रेशियो को निकालने के लिए कई सारे हमारे बेसिस हो सकते हैं। आप पहले निफ्टी का निकाल के देख सकते हैं, आप चाहें तो उसके बाद इंडिविजुअल शेयर्स का निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इंडस्ट्री का निकालना पड़ेगा। आप जितने लेवल्स पे चाहें उतने लेवल्स पे ट्राई कर सकते हैं। अब इस रेशियो की इम्पोर्टेंस को समझें, अगर एनालिसिस को समझें, जितना ये रेशियो हाई है, जितना ये रेशियो हाई है उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस कम है, जितना ये रेशियो लो है उतना प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेशियो हाई है आपको 1 रुपया कमाने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, अगर ये रेशियो लो है आपको 1 रुपया कमाने के लिए कम पैसे लगाने पड़ेंगे। एक सिंपल सा फंडा है इसके अंदर, अगर ये रेशियो 12 से कम है तो माना जाता है कि ये बेस्ट टाइम है आप इन्वेस्टमेंट के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर ये 12 से 20 के बीच में है, कुछ मत करिए, बैठे रहिए, होल्ड करिए अगर है कुछ तो, या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करिए। अगर ये पी रेशियो 20 से ऊपर है तो फिर सिर्फ वही पैसा लगाइए जिसको आपको निकट भविष्य में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, जो आपको पैसा कल नहीं चाहिए। अब बात करते हैं हाईएस्ट। अगर अब तक हमने 30 तक का देखा है रेशियो जाते हुए, अगर ये 30 के ऊपर जाता है, स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए इन्वेस्टिंग, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अपना नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो है कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप आपने बहुत बार सुना होगा, या आपने सुना होगा लार्ज कैप शेयर्स है या मिड कैप शेयर्स है या स्मॉल कैप शेयर्स है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ये साइज ऑफ द मार्केट कैप डिसाइड्स कि कंपनी कहाँ फॉल करेगी। उसके हिसाब से जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे उनको एक कैटेगरी में बिठा दिया जाता है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो लार्ज कैप का पार्ट बनेगी, अगर उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है तो। अगर मिड साइज़ की है तो मिड कैप में आएगी, अगर वो स्मॉलर साइज़ की है तो स्मॉल कैप में आएगी। अब मार्केट कैप होता क्या है? मार्केट कैप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं कंपनी के,
आज की डेट में, वो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है। उसके अलावा आपका जो आज की डेट में जो करंट मार्केट प्राइस है, जिस प्राइस पे आपका शेयर ट्रेड कर रहा है बाज़ार में, उस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो वैल्यू आपकी मार्केट कैप है कंपनी की, वो आपकी मार्केट वर्थ है, आप एक तरह से बोल सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें, लेट्स से हमारे पास आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1000 किसी कंपनी के, जो कि इशू हो रखे टोटल, और उस शेयर का आज की डेट में जो मार्केट वर्थ जा रहा है, जो CMP है, करंट मार्केट प्राइस है, दैट इज़ ₹20। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप निकल के आएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आएगी वैल्यू, वो आएगी, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,000 विल बी द मार्केट कैप फॉर द कंपनी एज ऑन डेट। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनीज है आज की डेट में, वो रिलायंस है और आपकी TCS है। ये दोनों कंपनीज टॉप स्पॉट्स पे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर आता है अभी, वो आता है, ये काफ़ी अभी चर्चा में भी है, शेयर प्लेज करने का। शेयर प्लेज होता क्या है? तो वी हैव सीन इन सर्टेन केसेस कि जो प्रोमोटर्स हैं कंपनी के, या जो वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, उनकी ऑनरशिप है, तो उनके पास सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगर कंपनी के या तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कम पड़ा है, या उनके अपने पर्सनल यूजेज के लिए पैसा कम पड़ा है, या जिस भी ज़रूरत के लिए पैसा कम पड़ा, बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, किसी थर्ड कंपनी के पास गए, उन्होंने बोला आपके पास कोलेट्रल में क्या है? इन्होंने कहा अच्छा कोलेट्रल की जगह तो आप ऐसा करो, मेरा शेयर रख लो। तो जो आपकी कंपनी है उसके कुछ शेयर्स, हो सकता है वो कुछ परसेंटेज में हो, कुछ हिस्सा रखा हो ना, कईयों ने तो पूरा ही पूरा रख के रखा है, तो वो शेयर्स प्लेज कर दिया उन्होंने एज ए कोलेट्रल। ओके, अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिक्कत दिखाता हूँ कि प्लेजिंग से आपको क्यों बचना चाहिए। अगर आपकी कंपनी ने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं, यू शुड नॉट चूज टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर शेयर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। द प्रॉब्लम हियर इज, अगर आज की डेट में एक कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है लेट्स से 100 रुपीज़ पे, ओके, और इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1 लाख जो प्रमोटर के पास है आज की डेट में, ओके। अभी इस प्रमोटर को पैसों की ज़रूरत पड़ी, भाई साहब ने क्या किया, इनको 1 करोड़ के लोन की ज़रूरत थी। इन्होंने कहा हमारे मार्केट प्राइस ये है शेयर का, और ये हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पूरा का पूरा प्लेज कर देता हूँ, आप मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है जी, लोन दे दिया। अब कल की डेट में भविष्य तो इनको पता नहीं था, हो सकता है ये प्राइस नीचे जाए, हो सकता है प्राइस ऊपर आए। जो CMP है, नंबर ऑफ़ शेयर्स तो कांस्टेंट रहेंगे अगर वो खुद ना बेचे तो, बट CMP तो उनके हाथ में भी नहीं है। ऊपर जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर खुदा ना करे ये अगर नीचे आ गया, ये अगर CMP जो है वो आ गया 50 रुपीज़ पे या 60 रुपीज़ पे, 60 ले लेते हैं बेटर एग्जांपल के लिए। अब अगले ही दिन बैंक उनके दरवाजे पे मिलेगा, भाई साहब आपने जो 1 करोड़ का लोन लिया है उसके लिए जो आपने कोलेट्रल दी है, आज की डेट में उसकी वैल्यू घट के तो हो गई 60 लाख, अब आप मुझे 40 लाख और देंगे। अब ये 40 लाख लाएँ कहाँ से? इस केस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। अब या तो वो कुछ और कहीं से बोरो करेंगे, या फिर कहीं और से कुछ एसेट्स बेचेंगे, या देयर कुड बी ए चांस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब अगर वो पैसा नहीं दे पाए, अगर एडिशनल कोलेट्रल नहीं दे पाए 40 लाख का, तो बैंक कभी भी इन शेयर्स का जो कि प्लेज किए हुए हैं, हो सकता है मार्केट में सेल भी कर दे, हो सकता है वो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। 52 वीक्स का हम एक डिवीजन देखते हैं कि 52 वीक्स में, लास्ट 52 वीक्स में कंपनी का मिनिमम शेयर प्राइस क्या था और मैक्सिमम शेयर प्राइस क्या था। तो हो सकता है आज की डेट में कंपनी है XYG, उसका शेयर ट्रेड कर रहा है 1000 पे, हो सकता है लास्ट 1 साल की बात करें तो ये 600 पे भी गया होगा, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकता है 1600 पे भी गया हो। यू हैव टू वॉच आउट दिस स्प्रेड। अब ये जो डिफरेंस है, ये जितना ज़्यादा है आपके शेयर की वॉलेटिलिटी उतनी ज़्यादा है। अब अगला इम्पोर्टेंट जो हमारा फैक्टर है टर्नओवर है। आपको पता है टर्नओवर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको पता है टर्नओवर होता क्या है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी और ग्रॉस रेवेन्यू को आप टर्नओवर मान सकते हैं। अभी इसके टर्नओवर से रिलेटेड एक दूसरा फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके देखने के लिए, कंपनी के ग्रोथ फोरकास्ट के लिए, विच इज़ सेल्स ग्रोथ। अगर आप देखें लास्ट 3 ईयर्स का एंड 5 ईयर्स का,
आप एक बार हिस्टोरिकल डेटा देखिए कि 3 साल में कंपनी ने कितने कस्टमर्स ऐड किए, कितना अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, कितना री इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें देखिए। और सेम चीज़ आप उसी पैरामीटर्स पे 5 ईयर्स के लिए भी देखिए। इससे आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है। अगर पिछले 3 और 5 ईयर्स के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो सेल्स की ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सो डेफिनेटली कंपनी हैज़ राइट स्ट्रैटी। कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस एक आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि कंपनी विल डेफिनेटली डू वेल। यहाँ हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू आप लीजिए, उसके अंदर से सारे ही जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, जैसे कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको कोई रेवेन्यू आ रही है उसको निकाल दीजिए, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सर्विस अगर आप सर्विस कंपनी की बात कर रहे हैं तो, माइनस ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस डेप्रीसिएशन, एमोटाइजेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जो भी ये चीज़ें हैं वो निकाल दीजिए आप, जो भी आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू से डिवाइड करें, ओके, तो आपको ये पता चलता है कि आपका मार्जिन क्या है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन क्या है। ये मार्जिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मार्जिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम बहुत सारा सेल कर रहे हैं, बहुत सारी रेवेन्यू आ रही है, बट अगर हमारे पास मार्जिन नहीं बच रहा, अगर हम प्रॉफिट नहीं बचा पा रहे हैं, तो उस सेल का कोई फ़ायदा नहीं है, उस रेवेन्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। जो टर्नओवर हमने पिछले इंडिकेटर में देखा उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक गुड पोजीशन में नहीं है। तो इसके लिए हमको सेम इधर भी हमको 3 और 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करना चाहिए कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखा है, कितना कमाया है, और पिछले 5 ईयर्स में कितना कमाया है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं चल पाएगा कि कंपनी की एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और कंपनी कितना सस्टेन कर पाएगी आगे। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को समझना और उसकी हिस्ट्री को समझना। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सबको पता है, इज बुक वैल्यू। आपने सुना होगा बुक वैल्यू ऑफ शेयर निकालना। वो हमेशा ही करंट मार्केट प्राइस जो भी कंपनी का रहता है, लोग कहते हैं बुक वैल्यू से ऊपर है या बुक वैल्यू से नीचे है। सो दैट इज़ द एग्जैक्ट यूज ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि आपका जो मार्केट प्राइस जा रहा है शेयर का, वो कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है, या अंडर प्राइस तो नहीं है। ये दोनों ही होती हैं। कोई भी कंपनी का शेयर एग्जैक्टली एक्यूरेटली प्राइस नहीं होता बुक वैल्यू पे, तो या तो वो अंडर होता है या ओवर होता है। अगर अंडर प्राइस्ड है तो दिस इज़ द टाइम वी शुड बाई इट, ओवर प्राइस्ड है देन अवॉइड इट। अब बुक वैल्यू निकालेंगे कैसे? बुक वैल्यू का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप जो भी बैलेंस शीट उठाइए कंपनी का, उसका एसेट्स निकालिए, जो एसेट्स की टोटल वैल्यू है उसमें से आपने लायबिलिटीज़ माइनस करी। ये जो नेटवर्थ आ गई कंपनी की यहाँ पे, इसको आप नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, जो कि नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। ओके, अब ये है क्या एक्चुअल में? ये जो वैल्यू आई है, टोटल वैल्यू है क्या? दिस इज़ द इक्विटी अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये एक्चुअल में आपका हिस्सा है, ये आपकी संपत्ति है। तो अगर इस हिस्से के 1 लाख टुकड़े हैं, लेट्स से किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, तो इसका मतलब 1 लाख उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। उसमें से अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो उस 100 शेयर्स की बुक वैल्यू के बराबर के आपके पास नेट एसेट्स है आज की डेट में उस कंपनी में। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन में भी चली जाती है एज ऑन डेट, तो भी उसके एसेट्स को बेच के उसकी बाकी लायबिलिटीज़ को पे आउट करके एटलीस्ट जो बुक वैल्यू है कंपनी की वो आपके हिस्से में आ जाएगी, आप रिकवर कर पाएंगे उसको। ओके, इसका दूसरा तरीका है निकालने का, दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। टोटल इक्विटी ले लीजिए, उसमें से प्रेफर्ड इक्विटी को माइनस कर दीजिए, तो आपकी वैसे भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वर्थ आ गई। उसको अगेन आप टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो भी आउटस्टैंडिंग है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन वो आपकी बुक वैल्यू। सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ROCE भी बोलते हैं। ये एक सपोर्टिंग इंडिकेटर है, यू कैन से। स्टैंड अलोन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर इसको आगे देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं।
तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू इज़ यू हैव टू कंप्यूट योर एबिट, जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको आप डिवाइड करिए कैपिटल एम्प्लॉयड से। एबिट को अगर हमने डिवाइड किया कैपिटल एम्प्लॉयड से, जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का, तो जो नंबर निकल के आएगा, जो रेशियो निकल के आएगा, दैट इज़ कॉल्ड ROCE। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है आपका टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी को आप कैपिटल एम्प्लॉयड मान सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी इस रेशियो को यूज कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। इसको हम ROE के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसका एक बहुत ही सुंदर लॉजिक निकल के आता है। अकेले ROCE देखें तो आपको इतना समझ में आता है कि कंपनी ने कितने पैसे लगाए और उस पर कितना कमाया, बट आपको ये नहीं पता चलता है कि उसमें से आपके फ़ायदे की बात कितनी है। तो अगला जो हमारा इंडिकेटर है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ आपके काम की चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्यूट करने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपका जो नेट इनकम है कंपनी का। नेट इनकम का मतलब जो भी पेमेंट, सारी पेमेंट्स करने के बाद जो भी पैसा बच गया कंपनी के पास, जो कि सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए है, वो इनकम। आपने ऑलरेडी सारे एक्सपेंसेस पे आउट किए अपने रेवेन्यू के अंदर से, आपने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे किया, टैक्सेस पे किए, डेट की सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स की लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, तो जो भी बच गया वो आपका नेट इनकम है। उसको अगर आप डिवाइड करें शेयर होल्डर्स की इक्विटी से, जो कि आपकी इक्विटी है, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कंपनी आपको कितना रिटर्न दे सकती है, कंपनी ने आपके लिए कितना कमाया। जितना ही ये रेशियो ऊपर जाएगा, इसको अगर हम एनालाइज करें, अगर एक कंपनी का ROE बढ़ता जा रहा है या ऊपर है, दैट मीन्स कंपनी बहुत ही अच्छा करके दे रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और दिस इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन। ठीक है, लेकिन अगर उसी कंपनी का हम ROCE देखते हैं, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ROE ऊपर जा रहा है तो ROCE भी ऊपर जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे और फैक्टर्स मैटर करते हैं, जो हम आगे भी देखेंगे। मैटर करता है कि कंपनी के पास डेट कितना है, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स की लायबिलिटीज़ कितनी है, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगेन इंडिकेटर है वो डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे अब हम। डिविडेंड, जैसा कि नाम से ही आपको पता है डिविडेंड का मतलब क्या होता है और यील्ड क्या है वो भी आप समझते हैं। तो अगर फॉर्मूला की बात करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एनुअल डिविडेंड रखें आप ऊपर, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में आप रखें मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो इससे ये निकल के आता है कि कंपनी का जितना भी आज की डेट में मार्केट प्राइस है, उस पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कितना करेगी। तो ऊपर आपने देखा कि अर्निंग कितनी हो रही है, कमाया क्या, कमाया वो आपके काम का नहीं है जब तक उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। जब वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब वो आपकी जेब में आएगा। तो इसलिए ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ऐसा ना हो सिर्फ कमाई जा रही है, डिविडेंड नहीं दे रही। तो डिविडेंड ही ऐसा इनकम है जो कि आपको रिकरिंग तौर पे आता रहेगा, साल में एक बार दो बार कंपनीज पे करती रहती हैं डिविडेंड, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑन पॉलिसीज़। तो ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड पैटर्न क्या है। कंपनी ने पिछले साल में एंटिटी लेवल पे भी आप चेक कर सकते हैं, पिछले 2-3 साल का, 4 साल का आप चेक कर सकते हैं, 5 साल का चेक कर सकते हैं कि एट द एंटिटी लेवल कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया एनुअली, और कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो अगर वो टोटल डिविडेंड पे डिवाइड बाई मार्केट कैप करते हैं तो यू वुड गेट टू नो कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है, प्रॉफिट का कितना हिस्सा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, शेयर होल्डर्स को दे दिया है ऑलरेडी। ओके, सो द नेक्स्ट important ratio we'll talk about is PEG ratio. What is PEG? PEG का मतलब है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ। प्राइस, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक तो हम प्राइस की बात करेंगे, दूसरी हम अर्निंग की बात करेंगे, और तीसरी हम ग्रोथ की भी बात करेंगे। तो अभी तक आपने जो ऊपर के रेशियो देखे उसमें सिर्फ 2 चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे थे। अगर आप रिटर्न की बात करें तो आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है, डिविडेंड की बात करें तो आपके प्राइस पे कितना डिविडेंड मिला आपके इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ हम बात करेंगे कि प्राइस पे अर्निंग का क्या रिलेशनशिप है और उसके साथ ग्रोथ का क्या रिलेशनशिप है। तो जैसा कि आपने देखा पहले ही हमने पी रेशियो कैलकुलेट किया था, प्राइस अर्निंग रेशियो वाज आवर फर्स्ट इंडिकेटर।
तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप पी रेशियो को एनुअल अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट, ये एक टर्म होता है एनुअल EPSG, EPSG आप इसको बोल सकते हैं, इसका जो रेट होता है इसे डिवाइड करें। ये रेट होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। ये एक हिस्टोरिक ग्रोथ रेट हो सकता है, ये कंपनी का अर्निंग करने का, अर्निंग पर शेयर करने का एक ग्रोथ रेट है। अब इसके अंदर आप दो अप्रोच ले सकते हैं, या तो आप पास्ट ले लें, भूतकाल में कंपनी ने पिछले 3 साल में या 5 साल में किस रेट से ग्रो किया है अपना EPS, अर्निंग पर शेयर, या तो उसका एवरेज ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसके लिए फ्यूचर का भी ले सकते हैं। तो ये एजम्पशन बेस्ड डेटा है यहाँ पे, बट जो भी आपको ज़्यादा सटीक मिले आप वो यूज कर सकते हैं। तो अगर पी रेशियो को हमने डिवाइड किया इस ग्रोथ रेट के साथ, तो जो रेशियो निकल के आता है दैट इज़ कॉल्ड PEG रेशियो, और ये रेशियो आपके पी रेशियो से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर कंपनी का PEG रेशियो लेस देन 1 है, ओके, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर ये आपने फॉर्मूला लगाया और कंपनी का PEG रेशियो लेस देन 1 है, दैट मीन्स कंपनी का शेयर अंडर प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है, यू शुड बाई इट। अगर ये मोर देन 1 है, डोंट बाई, इसका मतलब कंपनी का शेयर ओवर प्राइस्ड है। दैट इज अ शॉर्टकट टू दिस रेशियो। PVV रेशियो, जैसे कि नाम से आपको पता चलेगा, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब प्राइस क्या है यहाँ पे, मार्केट प्राइस जो कि करंट में है, डिवाइड बाय द बुक वैल्यू, मतलब आपके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आपकी आज की डेट में मार्केट प्राइस क्या है। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर CMP ज़्यादा है और बुक वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसका मतलब आपका मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है आपका शेयर। तो ये जितना ही लो है, ये रेशियो जितना ही लो है, PVV जितना ही कम है, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जितना ज़्यादा है आपका शेयर उतना ही ओवर प्राइस्ड है, आप वेट करें उसके नीचे आने का। नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर होगा दैट इज़ वेल नोन रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो टेल्स यू कि आपकी कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी है, जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, जो कि आपने कर्ज लिए हुए लोगों से, उसके कंपैरिजन में आपके शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है। इसको एक गियरिंग रेशियो बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि इस रेशियो के थ्रू आपको पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। कल की डेट में अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी क्लोज हो रही है, तो आपके हिस्से में क्या मिलेगा। जितना ही ये रेशियो ज़्यादा है, जितना ही ये रेशियो का परसेंटेज ज़्यादा आएगा, उतना ही बड़ा रिस्क है। तो द लोअर द रेशियो, इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आपको प्रोमोटर होल्डिंग भी देखनी चाहिए कि कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना डिसीजन मेकिंग प्रोमोटर्स के हाथ में है, कितनी पब्लिक के हाथ में है, और कौन आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। तो दिस विल बी अ इम्पोर्टेंट फैक्टर एज वेल टू नो। देन द नेक्स्ट थिंग विल बी इंडस्ट्री PE। हमने स्टार्टिंग में भी बात करी कि PE रेशियो होता क्या है। तो पहले आप निफ्टी का निकालिए या आप सेंसेक्स का निकालिए, फिर आप अपने उस पार्टिकुलर शेयर का निकालिए जिसकी आप बात कर रहे हैं, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, आप इंडस्ट्री का भी एक बार PE देखिए, और देन यू शुड कंपेयर दिस टू योर पर्टिकुलर कंपनी शेयर्स, कि आपके शेयर्स का PE कितना आ रहा है और इंडस्ट्री का PE कितना आ रहा है। यू मस्ट कंपेयर इट टू नो आपकी कंपनी आपके इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप बात कर लेते हैं आपके सरप्राइज़ गिफ्ट की। गिफ्ट के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बस आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जिस कंपनी का भी डेटा आपको चाहिए उसके कंपनी का नाम डालिए, और हम आपको डेटा अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं, नीचे मेल ID दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप शेयरिंग द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स।